वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम जो कक्षा 10 गणित के पाठ एक वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपके यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक करके बताऊंगा और आपको अन्य करना होगा उसी प्रकार। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो है 140 को गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। तो हमें 140 को गुणनफल के रूप में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि पहला पहला क्या है कि 140 को गुणनफल के रूप में लिखना है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, कल हमने सारी संख्या जितनी होती है संख्या के प्रकार, अगर आप नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे जाके सर्च करना वास्तविक संख्या के प्रकार, मतलब संख्या के प्रकार, तो आपको वहां वीडियो मिल जाएगी और हमने एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम, इसमें क्या कह रहा है कि इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए आप। मतलब जो हमारी ये अभाज्य संख्या लिखी है, इसे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला आप काम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो है यहाँ पर जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार इसका गुणनखंड कर लेंगे आप यहाँ पर बगल में। जब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपको आसानी होगी वहां पर लिखने में, आप भूलेंगे नहीं तो आप वहां पर भूल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको जब हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, मतलब 7 दूना 140। आप ये जानते हैं। फिर 2 बार में कटेगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या से ही काटना है। फिर जब 2 बार में जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 35 आएगा। फिर इसको हम 5 बार में काटेंगे। जब 5 बार में काटेंगे तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होगा। और जब 7 किसी से नहीं कटेगा तो ये सिर्फ 1 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जब आप इतना लिख देंगे तो यहाँ पर बस आपको इसी का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते आप यहाँ गुणा कर लीजिए, 20 सत्ते वही 140 आ जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ ये कहा है कि निम्नलिखित गुणनखंडों के उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको बस यही इतना कर देना है, यही इतना, तो आप इतना करके छोड़ देना है। तो आपको यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें हम एक बताए हैं, और इसमें 2-3 और है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। तो हमने एक करके बता दिया, आप उसको कर लेना। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला इसमें क्या कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों की दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए हम आपको इसको एकदम आसान भाषा में थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि वह आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ तथा एलसीएम, मतलब जैसे इसमें पहला दिया है, पहला क्या दिया है कि 26 और 91 इतना आपको दिया है। तो सबसे पहला आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा, और उसके बाद तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं। मतलब जब आप इसका दोनों को
एलसीएम निकालेंगे तो मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम x आया और इसका एलसीएम y आया। आप मानने के लिए कह रहे हैं, जब इसको x और y मान लेंगे तो मान लीजिए कि इसका एलसीएम इतना आया और इसका इतना आया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, मतलब कि इन दोनों का यदि आप गुणा करते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों का जो गुणा होगा, मतलब यदि इन दोनों का जो गुणा होगा इसके बराबर आना चाहिए। आपके समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का हमने क्या इसमें क्या कहा कि एचसीएफ तथा एलसीएम। तो चलिए हम आपको यहाँ पर लगा के समझाते हैं, तब आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लिखा है कि 26 और 91, 26 और 91। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 26 का जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और फिर ये किसी से कटेगा ही नहीं, फिर ये 1 से कटेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 91, अब 91 का हम ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 बार में 13 से जाएगा और 13 बार में 1 से जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे करा। अब यहाँ पर देखिए इसका हम निकालते हैं पहले एलसीएम। यहाँ पर क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको 26 बराबर इसका गुणनखंड क्या है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणे 13। अब देखिए इसमें इसका जो आएगा, मतलब कि कहा है कि इन दोनों युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों युग्म है, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 91 बराबर, अब इसका जो आया है गुणनखंड क्या है, 7 गुणे 13। अब देखिए अब इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी आपको अलग अलग निकालना होता तो आप अलग अलग निकालते, परंतु क्वेश्चन में क्या लिखा है कि युग्म मतलब जोड़ा, मतलब हमें साथ में यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पहले तो ये आप देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन रहता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, और एक तो सब में कॉमन रहता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर 13 दोनों में कॉमन है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि एलसीएम की, बात किसकी आती है, एलसीएम की, एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा कि जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर, मतलब कि ये दोनों इसमें कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको दोनों को हम एक बार लिखेंगे। मतलब 7 गुणे 2, तो 7 दूनी कितना होता है, 14। अब यहाँ 14 कैसे आया, आपको समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर जो 13 लिखा है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों को हम जो रहता है उसको हम पूरा लिख लेते हैं। तो जब इसको 2 गुणे 7 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 14। अब देखिए 13 और 14 का हम गुणा करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 13 और 14 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 के 2 हासिल आएंगे, 4 एकम 4 1 5, तो 13 चौक 52, 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखिए 182 हमें प्राप्त हुआ, मतलब कि हमें एचसीएफ 13 प्राप्त हुआ और एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 182। एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 182। अब देखिए इन्होंने जो हमारी पहली शर्त दी थी, क्या दी थी पहली शर्त कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने एचसीएफ कितना ला दिया, 13, और एलसीएम कितना ला दिया, 182। अब इन्होंने क्या कहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्या, मतलब कि ये जो दोनों संख्या है, क्या कौन सी संख्या, ये दोनों जो संख्या है, यदि हम इनका गुणा करते हैं तो इनका गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो एचसीएफ आया है ये 13 आया है और एलसीएम कितना आया है, 182। बीच में गुणा का चिन्ह है, तो मतलब कि हम इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों का और इन दोनों का गुणा करें, ये हमें बराबर चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा यदि हम बराबर ला देते हैं तो हमें कही हुई शर्त के अनुसार हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे और आप
कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, आप हमारे साथ करते चलिएगा, क्योंकि हम एक बताएंगे और उसी प्रकार आपको इसमें दो और दिया है, तो उसको आपको करके कमेंट में उसका उत्तर आपको जरूर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया कि एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, और आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं, मिटाकर हम अपना काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें लाना है तो हम अपना काम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इन दोनों का मान कितना आया है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि यदि दोनों संख्या, तो दोनों संख्या क्या है हमारी 26 गुणे 91 बराबर किसके आना चाहिए 13 गुणे 182। यदि हम ये दोनों अगर बराबर आता है तो ये जो इन्होंने जो कहा है वो एकदम हमारा सही होगा। तो जब इसका 91 और 26 का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम आपको करके बताते हैं, 91 और 26 का गुणा कितना होगा, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, 9 छंग कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आने 1 1 2 23 66, मतलब कि जो इसका प्राप्त हुआ है 23 66। अब आपको हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ आपको छोटी सी ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब 182 गुणे 13, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 182 गुणे में 13। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आइन 2, तो 3 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 182, इसको जोड़ोगे तो वही हमें प्राप्त होगा जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इन्होंने इनकी कही हुई शर्त के अनुसार हमने ये ला दिया। तो इन्होंने यह प्रश्न में कहा है कि कि निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ 13 ज्ञात किया, एलसीएम 82 ज्ञात किया, और तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन्होंने जो दो संख्या जो दी है उनका गुणनफल बराबर होना चाहिए जो एलसीएम आया है, सॉरी जो एचसीएफ आया है गुणे जो एलसीएम आया है। तो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। अब आप पेपर में ऐसे तो पूरा गुणा नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ छोटी सी ट्रिक बताते हैं, क्योंकि यदि इन दोनों का जो गुणा आएगा, हमेशा कंफर्म जान लीजिएगा कि इनका गुणा वही आएगा जो इन दोनों को आएगा। तो आप वह संख्या का गुणा करिएगा जिसमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या किसमें है, इन दोनों में है। यदि इन दोनों का गुणा करते हैं तो देखिए आपको कुछ टाइम लग सकता है, परंतु जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा हमेशा यहाँ पर आएगा, मतलब जो यहाँ पर आएगा बराबर हमेशा यहाँ पर आएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप, हमने जितना अभी तक बताया है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इसके बाद दो क्वेश्चन और है, 510 और 92, 336 और 94, उसको करके आपको कमेंट में उत्तर उसका जरूर देना है। तो आप चलिए हम आपको तीसरा यहाँ पर बताते हैं कि इनमें क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो आपको ये प्रश्नावली आनी चाहिए, तो आपको आनी चाहिए, तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों आना चाहिए, और ये आप 6 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हो कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें तीसरा क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला करके बताते हैं, और जो दो सवाल और है उसको आपको करके कमेंट में जरूर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 12 15 और 12 15 और कितना है 21, इसका इन्होंने कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं, उसी विधि द्वारा हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 12 का करेंगे, तो 12 का करेंगे तो हमें 2 होगा, 6 आएगा, फिर 2 कटेगा 3 आएगा, फिर 3 से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, उसके बाद 5 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम 21 को काटते हैं यहाँ पर, तो 21 को 3 से काटेंगे तो 7 हमें प्राप्त होगा, और फिर 7 से काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा ना। 7 कितना होगा, 7 3 21, 7 1 कम 7, 2 से तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, एचसीएफ कहा है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर 12 का जो हमारा गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ है। 15 का जो है कितना प्राप्त हुआ है,
3 गुणे 5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 21 का जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 3 गुणे 7। अब देखिए जो अब इसमें अभी तक हमने क्या कहा था कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको आप लिखेंगे, परंतु यहाँ पर तीन आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे एचसीएफ में। उसके बाद जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक बार और सभी को साथ में लेकर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ के लिए आपको इसमें तीनों में देखिए क्या कॉमन है, तीनों में देखिए तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, परंतु और कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो उसके बाद अभी देखिए जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए कि 1 2 और होता तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों को फिर एक बार लिखते, क्योंकि ये दोनों में 2 आया है तो आप इसको एक बार लिखते, परंतु 2 इसमें नहीं आया है तो आप क्या करेंगे कि एचसीएफ, आप सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन तीनों में क्या है 3 ही कॉमन है तो हमारा एचसीएफ 3 आ जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार आप लिखोगे ही यहाँ पर, उसके बाद जो बचता है आप सब गुणे में लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हमें प्राप्त हो जाएगा, और देखिए इसमें 5 है और इसमें क्या है 7 है, बस आप इसी का गुणा कर लीजिए आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 7 त्रिक 21, 5 चौक 20 7 त्रिक 21, तो 20 21 का आप गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20 दूना 40, 420। इसका मतलब है कि जो हमारा एलसीएम आया है 420। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा पेपर में, अतः एचसीएफ बराबर 3 आया है, 3 लिखेंगे, और एलसीएम कितना आया है 420। तो आप इस प्रकार लिख के आप ऐसे आयताकार बॉक्स में जब इसे बंद कर दोगे तो एग्जामिनर की नजर सिर्फ इस पे जाएगी और आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। तो इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड इसका कर देंगे, उसके बाद तीनों के यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें देखिए जो तीनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पर, और जो बचता है जो अलग अलग संख्या अंक यहाँ पर बचता है उसको हम सब गुणे के साथ लिख लेंगे तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो तीनों में कॉमन है उसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 तीनों में होता, इसमें भी होता इसमें भी होता, तो 2 भी कॉमन होता तो यहाँ पर 3 गुणे 2 हो जाता, 3 दूनी 6, तो मतलब एचसीएफ 6 आ जाता, परंतु इसमें कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे गलत किया है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 2 है, आप उसे करके जरूर बताइएगा हमें। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि यहाँ पर चौथा क्या लिखा है कि एचसीएफ 306 और 557 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो आप यदि फार्मूला जानते हो तो आप इसे बहुत ही आसान भाषा में कर लोगे, और हम आपको एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दिक्कत ना हो इस प्रश्नावली में। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला समझ लीजिए कि फार्मूला होता क्या है। इसका एक फार्मूला होता है, इसमें प्रश्नावली 1 में सिर्फ एक ही फार्मूला है, 1.1 में वास्तविक संख्या में सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, या आप लिख सकते हैं लासा गुणे मासा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, ये सूत्र है, आपको यह जरूर याद होना चाहिए क्योंकि इस पर एक ना एक सवाल हर साल आप किसी न किसी सेट में अंसाल जब उठा कर देखोगे तो ये किसी न किसी साल हर साल ये आता है किसी न किसी सेट में। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, लासा गुणे मासा के। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, पहली संख्या को हम मान लें a गुणे दूसरी संख्या को हम मान लें b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एलसीएम गुणे
HCF, क्योंकि आप चाहे इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या, या आप HCF गुणे LCM, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपको वही प्राप्त होगा। तो यही एक सूत्र है और इसे आप जरूर से जरूर याद कर लेना, नहीं तो आपका 2 नंबर कट सकता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग होनहार बच्चे हो, आपका नंबर नहीं कटेगा, आप लोग टॉपर हो, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये सूत्र आपको याद रहेगा, तो इस पर बेसिक जितना भी सवाल आएगा सब आप कर ले जाओगे। तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में हाईलाइट करके लिख दीजिएगा। तो चलिए इस पर जो है हम सवाल बताते हैं, जो हमारे किताब में सवाल दिया है उसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो HCF है, HCF कितना दिया है हमें, 9 दिया है, 9 दिया है। तो हमें LCM ज्ञात करना है। मतलब इन्होंने क्या लिखा है, हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। इन्होंने ऐसे लिखा है कि HCF ब्रैकेट में 306 डॉट 657 बराबर 9 है। तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा है, तो इसी फार्मूले पे, जो हमने ये फार्मूला ऊपर लिखा है, इसी फार्मूले पे यह लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे लगेगा ये। तो ये जो दोनों संख्या है, इसे आप क्या मानोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब आप इसे मान सकते हो कि ए बराबर कितना है, 306, और बी बराबर कितना है, 557। अब यहाँ पर देखिए बी बराबर इतना है 557। इतना आप तो समझ गए होंगे कि ए बराबर, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। और हमें जो और क्या दिया है हमें, आप यहाँ लिख लीजिए कि दिया है। तो इस प्रकार जब लिख लोगे तो आपको जब स्टेप मार्किंग होगी तो आपका उसमें नंबर नहीं कटेगा। हमें दिया है कि पहली संख्या गुणे क्या दिया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या क्या लिखा है कि 557, और हमें क्या दिया है HCF बराबर 2। हमेशा इसमें 3 चीज दी रहेगी, आपको एक चीज ज्ञात करना होगा। कभी कभी आपको क्या दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा। इसमें HCF दिया है, इसमें आपको LCM दे सकता है, ये भी दे सकता है। आपको ये ज्ञात करना हो, LCM ज्ञात करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लासा गुणे मासा दे देता है और इनमें से एक संख्या दे देता है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है। तो जब आपको यह सूत्र याद रहेगा तो आपको पता है कि A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। तो जब आपको इतना पता रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, बस अब आप उठाकर मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ गया। अब यहाँ पर देखिए मान क्या है कि A गुणे B, मतलब कि हमें क्या लिखना है कि A गुणे B। तो A गुणे B का क्या मतलब है कि 306 गुणे 557 बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF हमें कितना दे रखा है, आप चाहे इसे पहले लिखिए या इसे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर LCM को पहले लिख लेते हैं सूत्र के अनुसार, गुणे 9। अब यहाँ पर देखिए जब गुणे में 9 है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि यह गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 306 गुणे कितना हो जाएगा, 557 बटे 9 बराबर LCM। अब यहाँ पर आपको बस यही आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर हल करके बताते हैं। तो हमेशा जो यहाँ पर बटे में संख्या आएगी, इन दोनों से कट जाएगी, वो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम आप इसको 3 से काटते हैं, तो 3 त्रिक 9, इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आप भाग दे लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 3 एक कम, 3 कट जाएगा, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, मतलब कि 102 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3 से 657 कट सकता है कि नहीं, अगर कट जाए तो आप काट दीजिए। देखिए 657, 3 दूनी 6, ये तो कट गया, 3 दूना
कट जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो उसके बाद यहाँ पर 3 एक कम 3, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 9 त्रिक 27। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 उतरा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 उतरा, उसके बाद यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया। 3 में से 2 आप 5 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 7 उतारोगे तो 9 त्रिक 27, मतलब कि यह 3 किससे कट गया, 219 से। अब इसका देखिए, अब बस इसी दोनों का आप गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी दोनों का आप गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 200 कितना है, 219 गुणे 102, तो 219 गुणे 102। अब यहाँ पर देखिए यह गुणा लंबा जाएगा, तो हम यहाँ पर करते हैं 200, या देखिए 6 से आप डायरेक्ट ये कटता है तो 9 से यही काट दीजिए, 9 7 63 कितना हो जाएगा। देखिए हम आपको डायरेक्ट करके बताते हैं यहाँ पर, बस 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा 9 9 7 63 के 3, उसके बाद यहाँ पर 2, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर देखिए आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, इतना लंबा आप भाग करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताते हैं। यहाँ पर क्या है, 306 गुणे 657 गुणे 9, इसको जब आप डायरेक्ट काटोगे तो आपको यहाँ पर 73 प्राप्त होगा। तो अब देखिए आपका गुणा जो है, गुणा हमने आसान करने के लिए इतना करा है, नहीं तो हम वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पेपर में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वहां पर जितने जल्दी हो सके गुणा भाग और सही सही करके आना है, गलत नहीं करके आना है। तो यहाँ पर देखिए 73 आ गया। अब 306 गुणे 73 ये करने में आपको आसानी होगी, तो 6 त्रिक 18, 18 पूरा लिखेंगे आप। उसके बाद 3 त्रिक का 9, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 छंग 42 पूरा हो जाएगा, यहाँ पर 42। उसके बाद 7 त्रिक 21, यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 8 2 1 3 7 4 9 4 13 3 हासिल है 1 1 2 2, मतलब कि जो इसका कितना हमें जो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था वो 22 33 8, यही इसका उत्तर होगा। 22 33 8 यही इसका उत्तर होगा। और आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा 22 33 8। एक बार हम गुणा फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है। तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक का 9 गुणे 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 8 2 1 3 9 4 13 के 3 हासिल है 1 1 1 2 1, सॉरी नहीं 1 1 2 2, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, 22 33 8, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा 22 33 8, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा जितना हमने अभी तक बताया है। तो आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो जब आपको यह सूत्र याद रहेगा तो आप इस बेस पे चाहे जो सवाल आ जाए आप बिना झिझके आप वहां पर कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका से कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला सवाल यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हम 1.1 खत्म कर देंगे। तो रोज एक प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे आसान तरीका से, ताकि आपको प्रेशर ना हो, आप भी एकदम आसान तरीके से कर लीजिएगा। और आप इस पर 2-3 सवाल आप उठाइएगा किसी और किताब से, नहीं तो इसी में आप देखिएगा एग्जाम्पल दिया है 2-3, आप जब उसको हल करोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 5वां सवाल है वो क्या है, वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक यन, अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक यन के लिए 6 यन अंक पर 6 अंक 0 पर समाप्त होता है। 6 यन मतलब कि यहाँ क्या कह रहा है कि 6 की घात यन अंक 0 पर कब समाप्त होगा, यदि हम उसका गुणनखंड करते हैं तो
यदि हम उसका गुणन देखिए, पहले आप किसी भी दो संख्या का आप जब गुणा करते हैं तो उसके लास्ट में लास्ट का अंक 0 कब आएगा? जब उसके गुणनखंड में 5 और 2 होगा। यदि ये दोनों है तो जो हमारी संख्या इससे बनकर आएगी वह 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो कभी 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। नहीं तो आप करके देख लीजिएगा कि, तो आप इसमें लिखने की जरूरत है, इसमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो उसके गुणनखंड में यदि 5 और 2 आता है तो उसके वह 0 पर समाप्त होगा। अगर यदि 5 और 2 उसके गुणनखंड में नहीं आता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये पेपर में आता भी नहीं है, तो इतना हम आपको डिटेल में नहीं करेंगे, नहीं तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल इंपॉर्टेंट है, 7वां सवाल। इसके बाद का जो सवाल है, सॉरी अभी एक सवाल इसमें और है, 6वां। आपको हम 6वां बताते हैं। 6वां क्या कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो हम आपको यहां बताते हैं लिखकर कि यहां पर क्या है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को हम यहां पर ड्रॉप करते हैं, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप 7वां समझ लीजिए। 7वां सवाल क्या है कि हम आपको पढ़ के बताते हैं। 7वां सवाल है क्या? 7वां सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कि क्या है कि किसी खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। ऐसे वृत्ताकार एक पथ है। इस पथ के मैदान पर चक्कर, इस पथ के इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो सोनिया है यहां से चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। सोनिया जो है यहां से चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। तो जब वह एक चक्कर यहां से ऐसे पूरा कर लेती है यहां तक सोनिया, तो उसे कितना समय लगता है? वह उसे 18 मिनट, उसे 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब कि रवि है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को 12 मिनट, रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट, 18 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब कि एक ही समय है और एक ही स्थान से वह चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब समय भी वही है और स्थान भी वही है। यहां से ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं और सोनिया जो है इसी पथ को पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, परंतु जो रवि है वो इसी पथ को पूरा करने में वो 12 मिनट का समय लगाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें जो रवि है वो तेज दौड़ रहा है और सोनिया जो है वो धीमी दौड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने और क्या कहा है कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और दिशा में चलते हैं। मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इसी पथ पर। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब कि ये कह रहा है कि ये ऐसे दौड़ते ही रहेंगे और वह समय कब आएगा जब दोनों एक ही स्थान पर, मतलब एक ही समय पर या मिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए हम आपको यहाँ समझाते हैं फिर से। इन्होंने क्या कहा कि ये एक मतलब पथ है, एक मैदान है, खेल का मैदान है और इसके पथ पर सोनिया जो है, इसके पथ पर सोनिया जो है जब दौड़ना प्रारंभ करती है तो वह 18 मिनट में इसी पथ को पूरा करती है। परंतु इसी के साथ रवि भी दौड़ता है, वह 12 मिनट में इसको पूरा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि रवि तेज दौड़ रहा है तभी तो यहां पर पहुंच गया। तो मतलब कि आप मान लीजिए कि जब तक सोनिया यहां पहुंची होगी रवि फिर यहां पहुंच गया होगा। तो जब तक सोनिया यहां पहुंची होगी रवि यहां पहुंच गया होगा। तो मतलब यह कहना चाहता है कि यह कितने समय बाद ये दोनों एक स्थान पर आके पुनः यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब हमें समय ज्ञात करना है कि यह कितने समय बाद यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का क्या ज्ञात करने ला है? एलसीएम। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लोगे तो आपको वह समय प्राप्त हो जाएगा कि
इन्होंने कितने मतलब ये कितने समय बाद यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि किसी नौते या बारात में गए होंगे तो वहां पर देखिए जो ट्यूब लाइट जलती है वहां पर देखिए वो जो लाइट जलती है वो ऐसे पट्टा जो उसमें लगा रहता है ऐसे लाइट जलती रहती है। तो आप देखिए कि एक समय बाद क्या आता है कि वह दोनों एक स्थान पर आके मिलते हैं, मतलब एक ही समय पर सब लाइट जलने लगती है। पहले अलग अलग समय पर जलती है परंतु एक समय आता है कि वह लाइट एक एक समय पर सब जलने लगती है लाइट। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर जो चक्कर है मतलब कि यहाँ पर कितने मिनट में वह जलती है इसको दिया रहेगा, और उसका जब हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितने समय में कि वह एक एक ही समय पर जलेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। इसका दोनों का जो है 18 और 12 का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले सोनिया का जो है 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 से काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। 3 से काटेंगे तो 3, 3, 1। अब यहाँ पर देखिए 12 का जब हम निकालेंगे 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद 12, 12। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये दोनों कॉमन है और 2 भी इसमें कॉमन है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो 2 बार आता है उसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर जो कॉमन रहता है दोनों में। तो 3 गुणे 2 देखिए दोनों में कॉमन है, फिर 3 गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए बस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36। इसका क्या मतलब है कि 36 मिनट बाद आपने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर यहाँ पर पुनः आकर मिल जाएंगे, एक ही स्थान पर पुनः आकर मिल जाएंगे। मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों जो सोनिया और रवि हैं वो दोनों एक चक्कर मतलब कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि वो 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः अपने स्थान पर आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवालों में आप बस उसका कुछ नहीं करना रहता है, उसका एलसीएम निकालना रहता है और उसका तुरंत यहाँ पर उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो हमने देखिए जो आपको सवाल ड्रॉप किया था, चलिए उसे हम समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर हम करते हैं, बस एक सवाल और बचा है, उसके बाद हम क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो उसके बाद हम कल 1.2 पे जाएंगे। तो हम धीरे धीरे जिस प्रश्नावली बढ़ेगी हम धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या पहले आप समझिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य 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 संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका हमें क्या प्राप्त हो, जिसका हमें गुणनखंड 1 प्राप्त हो। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड जो सिर्फ अपने से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे 3, 7, 11 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और हमें क्या दिया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब हमें बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 पद मिल रहा है, 2 पद मिल रहा है कि नहीं, एक पद ये है और एक पद ये है। इसमें भी देखिए एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये अकेला है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 13 कॉमन है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11। और यहाँ पर देखिए यहाँ 7 गुणे 11, 13 यहाँ से निकल गया। जब यहाँ पर प्लस 1 बचा, क्योंकि यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 5, 5 दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, सॉरी यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1
इतना आपको करना है। उसके बाद इसका दोनों का आपको गुणा कर देना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 सते 91, मतलब 13 गुणे 91 धन 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि छप्पन सॉरी छचवक 24, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 24, 3 दूनी 6 प्लस 1। तो आप जब इन दोनों का कर लेंगे तो आपका यही गुणा कर ले, गुणा करके जोड़ देना, इसमें गुणा करके जोड़ देना, तो वही आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के यहाँ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट में जरूर बताना कि यह इसका कितना आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमने जितना समझाया उतना समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा, और जितना हमने दिया है आपको उतना कमेंट में जरूर बताना है कि उसका आंसर कितना आया है। तो हमारे सेशन को और आप लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।